नमस्कार साथियों, ज्ञान स्त्री गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 18 फरवरी तक हाई कोर्ट लखनऊ बेंच और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, क्या 19 मार्च को यह फैसला आने वाला है? क्या सरकार को राहत मिलेगी या अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी? आज हम पूरी स्थिति को तथ्यों के साथ समझेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में है। विभिन्न IASLP पर सुनवाई और प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई जारी है। 18 फरवरी तक के आदेशों से संकेत मिलता है कि मामला अभी अंतिम निर्णायक चरण में नहीं पहुंचा है। फिलहाल मामला प्रोसेस स्टेज में है। फाइनल मेरिट या नियुक्ति पर अंतिम मोहर अभी बाकी है। कोर्ट पहले सभी पक्षों की सुनवाई पूरी करना चाहता है। नोटिस, सर्विस काउंटर, रिजाइंडर जैसी प्रक्रियाएं पूरी कराई जा रही हैं। कई मामलों में कोर्ट जल्दबाजी में अंतिम आदेश नहीं देता है। बाद हाई कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दोनों को देखेंगे और दोनों को देखने के बाद दोनों के द्वारा क्या निष्कर्ष निकल सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए आपके बीच आए हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हाई कोर्ट की बेंच की तरफ। जो लखनऊ बेंच का डिसीजन है, सबसे पहले हम उसकी तरफ चलते हैं। साथियों, चलते हैं अपनी याचिका की तरफ जो हमने याचिका डाली थी। हमारी याचिका नंबर WRITA 4230/2022 के नाम से है। जब आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की साइट पर जाओगे तो इलाहाबाद कोर्ट ऑफ जस्टिस एट इलाहाबाद लखनऊ बेंच की साइट को आपको खोलना है और लखनऊ बेंच की साइट को खोलने के बाद आपके सामने जो कैप्चा आएगा उसमें रिट WRIA भरना है। आपको वहां मिल जाएगा और जिसकी जो भी याचिका नंबर है वो उसको भरनी है। जैसा हमारी 4230/2022 है तो हमारे हिसाब से यह थी। तो आप इसमें सारी चीजों को पढ़ ही रहे हैं, सारी चीज देख रहे हैं। तो यह याचिका हमारी सुनील कुमार एंड अदर्स के नाम से थी। इस याचिका में हम 11 मेंबर थे। तो 11 के नाम हमारे यहाँ पर 11 मेंबरों के नाम यहाँ पर आपके सामने हैं। अब इस याचिका में जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है तो उसकी तरफ जाते हैं, जो 13/3/2023 को आया है। 13/3/2023 का फैसला देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। फैसला हमारे सामने है। कोर्ट नंबर 30, केस रिट A नंबर 4230/2022, पिटिशनर सुनील कुमार एंड अदर्स। तो इस तरह का हमारा डिसीजन सामने खुल के आ जाता है। डिसीजन 13/3/2023 का है। डिसीजन में लिखा हुआ है, फॉर ऑर्डर सी ऑर्डर डेटेड 13/3/2023 पास्ड इन रिट A नंबर 13-156/2020 महेंद्र पाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दिस रिट पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ अलोंग द सेम टर्म्स। कहने का मतलब यह है, न्यूट्रिलेशन सिटेशन संख्या 2023 AHC। तो ये हमारा नंबर है, जो ऑर्डर नंबर है। कोर्ट नंबर आपके 30 का है, आपके सामने है। वाद का प्रकार रिट A 4230/2022, याचिकाकर्ता सुनील कुमार एवं अन्य। प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से प्रधान सचिव बेसिक शिक्षा विभाग एवं अन्य 3। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चंदन प्रसाद, प्रतिवादी के अधिवक्ता CSC रणविजय सिंह। माननीय न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला द्वारा यह आदेश दिया गया है। आदेश हेतु रिट A संख्या 13-156 वर्ष 2020 महेंद्र पाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 13/3/2023 को पारित आदेश। यह रिट याचिका उसी शर्त के अनुसार निस्तारित डिस्पोज्ड ऑफ की जाती है। आदेश 13/3/2023। कोर्ट ने इस केस में अलग से विस्तृत आदेश नहीं लिखा है। इस मामले में वही आदेश लागू होगा जो पहले महेंद्र पाल केस में दिया जा चुका है। डिस्पोज्ड ऑफ अलोंग द सेम टर्म्स का मतलब यह है, इसका सीधा अर्थ यह है, यह याचिका स्वतंत्र रूप से नहीं सुनी गई। पहले वाले केस का फैसला यहाँ भी लागू रहेगा।
मामला निपटा दिया गया है, यानी यह फॉलो अप ऑर्डर। भी भाइयों बार बार कमेंट कर रहे हैं सर इलाहाबाद हाई कोर्ट की आईए कहां से निकलेगी, वहां की याचिका कहां से निकलेगी, तो साइट पर जाकर आप निकाल सकते हैं। सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा। सुनील कुमार आदर्श की मैंने आपको इसलिए निकाल के दिखाई है, यह हमारे मामले की है, हम इस याचिका में जुड़े हुए हैं। साथियों आप यह सोच रहे होंगे ये सारी चीजें हमें क्यों बता रहे हैं, इसका क्या मकसद है। इन चीजों के बारे में तो हमें पहले ही जानकारी है। साथियों कोर्ट चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे उच्च कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सभी कोर्ट नियमावली के अनुसार चलते हैं। अपने मन से कोई भी डिसीजन कोर्ट द्वारा नहीं दिया जाता है। तो जितने भी उच्च न्यायालय सिंगल बेंच डबल बेंच द्वारा डिसीजन दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी डिसीजन दिए जाने की पूरी संभावना है। हाँ, कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। बस हम इन डिसीजन के माध्यम से यही समझना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। जितने भी मामले हैं महेंद्र पाल एंड अदर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो महेंद्र पाल एंड अदर्स की तरफ हम आते हैं। रिट WRIA यह आपको भरना होता है। उसके बाद 13,156 यह आपको भरना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप इसको भरते चले जाएंगे तो आपकी साइट पे सारी औपचारिकता पूरी होने के बाद आपकी सामने उच्च न्यायालय का सरफेस कुछ इस तरह से खुल के आ जाता है। तो सारी चीजें हमने आपको बता रखी है, आप वहां से देख सकते हैं और खुद भी प्रयास करोगे तो एक दो बार के प्रयास करने में आप सीख जाते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है एक नजर उस पर मारते हैं। महेंद्र पाल एंड अदर्स की यह याचिका है, इसी में सारी याचिकाएं जुड़ी हुई हैं। जितनी भी याचिकाएं हैं सब पर इसी याचिका के अनुसार डिसीजन माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। तो इसमें क्या डिसीजन दिया गया है एक नजर उस पर मारते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है। न्यायालय संख्या 30 प्रकरण रिट ए संख्या 13,156/2020 यह डिसीजन माननीय उच्च न्यायालय का 135 पेज का डिसीजन है। सारी चीजों को हम नहीं पढ़ सकते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हमारा प्रयास है इससे संबंधित मेन चीजों की तरफ आपको ले जाना। याचिकाकर्ता महेंद्र पाल और अन्य यहाँ पर ये हैं। तो इसमें प्रार्थी उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर आयुक्त अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और अन्य याचिकाकर्ता अधिवक्ता नीलकमल मिश्रा, दीपक सिंह, नीतीश कुमार, प्रमोद कुमार यादव, राजीव नारायण पांडे, प्रत्यार्थी के अधिवक्ता CSC अजय कुमार, और ये हमारी अलग अलग याचिकाएं पड़ी हुई है। तो एक एक करके हम यहाँ भी देख सकते हैं। तो यहाँ सारी याचिकाओं को देखने के बाद जैसे हमारी सुनील कुमार एंड अदर्स के नाम से, तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि महेंद्र पाल एंड अदर्स में हमारी याचिका जुड़ी है या नहीं। तो इसके लिए आप सर्च बार में जाएं, बार के बजाय 4230 अपना याचिका नंबर डाला और 4230 याचिका नंबर डालने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें दिखाई दिया। याचिकाकर्ता सुनील कुमार और 10 अन्य, प्रार्थी उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ और 3 अन्य। तो इस प्रकार याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चंदन प्रकाश हमारे अधिवक्ता रहे हैं। तो इस तरह की आपकी सारी याचिकाएं यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी हमारे याची भाई हैं और बहनें हैं इस तरह आप जुड़ी हुई हैं। तो महेंद्र पाल वाली उसमें आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधे इसमें क्या ऑर्डर दिया गया है ऑर्डर की तरफ। इस ऑर्डर में क्रम संख्या 157 में साफ कहा गया है पक्षकार बनाने संबंधी समस्त आवेदन पत्र स्वीकार किए जाते हैं। चूंकि यह निर्देश दिया गया है कि इस निर्णय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कि चयनित सूची दिनांक 1/6/2020 का पुनर्निरीक्षण किया जाए। 6800 अभ्यर्थियों की 5/1/2022 दिनांकित चयन सूची रद्द की जाती है। तो 6800 की चयन सूची को यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। आरक्षण किसी भी परिस्थिति में कुल सीटों का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है।
सभी रिट याचिकाओं का निस्तारण उपरोक्त शर्तों के अधीन किया जाता है और सभी अंतरिम आदेश निरस्त किए जाते हैं गया है। वर्तमान मामले के तथ्यों में वाद व्यय के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। 13/3/2023 का यह आदेश है। अब हमने इस आदेश को समझ लिया, इस आदेश में क्या है, और चलते हैं अब इसके सार की तरफ। इसका असर 69,000 भर्ती पर क्या असर पड़ेगा, असल असर समझने के लिए जरूरी है इस वीडियो को पूरा देखें। महेंद्र पाल केस रिट नंबर 13/156/2020 में क्या आदेश दिया गया है, क्योंकि वही मुख्य लीडिंग जजमेंट है। इसी जजमेंट के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना जजमेंट देगा। यह केस उस पर आधारित है। इसी लाइन पर बाद की याचिकाएं निस्तारित हुई हैं। कोर्ट ने सुनील कुमार केस में अलग फैसला नहीं दिया है, बल्कि महेंद्र पाल केस के आदेश को ही लागू करते हुए याचिका निस्तारित कर दी गई हैं। जितनी भी याचिकाएं पड़ी हैं उनका भी निस्तारण कर दिया गया है। मुख्य निष्कर्ष, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची 5/1/2022 रद्द कर दी गई है। कोर्ट ने कहा यह कानून की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है, यानी हाई कोर्ट ने साफ कहा ओवरलैपिंग और सही आरक्षण के बिना बनी सूची वैध नहीं है। कोर्ट की पूरी सोच स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, टेट में मिली छूट का क्या असर है। कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। स्थिति नंबर 1, 65% या अधिक अंक अगर आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी टेट में 65 MRC में माना जाएगा, उसे ओपन मेरिट MRC में माना जाएगा, वह सामान्य श्रेणी से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। मतलब उसे ओपन में आने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे स्थिति बी क्या कहती है, 60% से 65% छूट लेकर पास अभ्यर्थी अगर आरक्षित अभ्यर्थी हैं तो 60 और 65 के बीच है, यानी छूट लेकर पास हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में तो उसे MRC नहीं माना जाएगा। यानी कि जो कैटेगरी SC वाले हैं 60% से वो पास हैं, उससे ज्यादा नहीं है, तो उसे उसी की श्रेणी में रखा जाएगा। और जिनके 65% नंबर हैं, UR वाले हैं या OBC वाले हैं, तो उनको उसी श्रेणी में रखा जाएगा। वह अपनी आरक्षित श्रेणी में ही रहेगा। यही ओवरलैपिंग का असली नियम है। चयन सूची कैसे बनेगी, कोर्ट का फार्मूला। कोर्ट ने स्पष्ट गणित दिया है, जो 65% प्लस लाए वे ओपन में गिने जाएंगे, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हैं, चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो, मेरिट के अनुसार ओपन में शामिल होगा। 50% सीटें ओपन मेरिट से कोर्ट ने कहा कुल पदों का 50% ओपन मेरिट से भरे जाएंगे, बाकी 50% आरक्षण नियम से और शेष 50% अनारक्षित श्रेणियों से भरे जाएंगे। क्षैतिज आरक्षण बाद में लागू होगा, जैसे महिला, दिव्यांग आदि। MRC को जिला आवंटन में कैसे माना जाएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। कोर्ट ने कहा जिला आवंटन के समय MRC अभ्यर्थी को काल्पनिक रूप से आरक्षित माना जाएगा, ताकि कम मेरिट वाले आरक्षित अभ्यर्थियों को नुकसान न हो। यह टेक्निकल लेकिन बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। राज्य को क्या आदेश दिया गया, कोर्ट ने साफ निर्देश दिया, 1/6/2020 की सूची की समीक्षा करो, नई मेरिट बनाओ, नियमों के अनुसार नई सूची तैयार करो। यह काम 3 महीने में करो। अभी कार्यरत शिक्षकों पर क्या आदेश होगा, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा जब तक संशोधित सूची नहीं बनती तब तक वर्तमान शिक्षक काम करते रहेंगे, उन्हें तुरंत हटाया नहीं जाएगा, यानी कि प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अस्थायी, लेकिन ध्यान दें उनकी नियुक्ति अंतिम अधिकार नहीं देती, सब कुछ अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा, जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सरकार को क्या छूट दी गई, कोर्ट ने कहा यदि संशोधित सूची में कुछ शिक्षक बाहर हो जाते हैं तो सरकार उनके समायोजन एडजस्टमेंट की नीति बना सकती है, समानता और संतुलन के आधार पर। अंतिम आदेश कोर्ट ने साफ कहा 6800 वाली सूची 5/1/2022 रद्द, आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। सभी याचिकाएं इन्हीं शर्तों के साथ निस्तारित की जाती हैं। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ओवरलैपिंग और सही आरक्षण के बिना बनी 6800 की चयन सूची कानून की नजर में टिक नहीं सकती है।
हालांकि वर्तमान शिक्षकों को अस्थायी राहत दी गई है, लेकिन उनकी नियुक्ति अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। आइटम संख्या 804 कोर्ट नंबर 7 खंड 11 के अधीन क्या कहा गया है? एक बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की साइड पर हम आ गए हैं। इसमें हमारा केस नंबर 21273 स्पेशल लीव पिटीशन सिविल है, ये 2024। तो इसको हमने पूरी प्रक्रिया के साथ कर लिया है। अब इसमें आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब इसके ऑर्डर की तरफ आते हैं, जो ये हमारा ऑर्डर 18/2/2026 का है, इसकी तरफ चलते हैं। ऑर्डर हमारे सामने है। आइटम नंबर 804 कोर्ट नंबर 7 सेक्शन 11 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द कोड ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो ये हमारा ऑर्डर है 18 फरवरी का। इसमें सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, सारे पिटिशनर, सारे रेस्पोंडेंट, और इसमें हमारे सारे अधिवक्ता गण हैं, रेस्पोंडेंट्स की तरफ से और पिटिशनर्स की तरफ से भी। तो इसके ऑर्डर की तरफ एक नजर मारते हैं। ऑर्डर नंबर हमारा बिंदु नंबर 1, दिस बेंच ऑफ स्पेशल लीव पिटिशन ऑफ द शेड्यूल टू बी टेकन अप फॉर। तो ये हमारा ऑर्डर नंबर, इस ऑर्डर का बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2 और बिंदु नंबर 3 है। खास बात इसमें यह है, ऐश्वर्या राय भाटी द्वारा जो समय मांगा गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको यह समय दे दिया है। तो चलते हैं इसी क्रम में आगे। आइटम नंबर 804 की तरफ हम आ गए हैं। हिंदी में इसको देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कार्यवाही का विवरण, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, विशेष अनुमति याचिका सिविल संख्या 21273। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 13/8/2024 के इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के आदेश से उत्पन्न है। याचिकाकर्ता रवि कुमार सक्सेना एवं अन्य बनाम प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य। अन्य पीठ माननीय न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और माननीय न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, जो 18/2/2026 का डिसीजन है। तो उसमें ये दोनों जज साहब हमारे थे। नोट, मामला पहले जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस अगस्टिन जाज मसीह की पीठ द्वारा आंशिक रूप से सुना गया। दिनांक 18 फरवरी 2026। यह याचिका आज मौखिक उल्लेख ओरल मेंशनिंग के आधार के माध्यम से प्रस्तुत की गई। कोर्ट का आदेश बिंदु 1, यह एसएलपी का समूह कल 19 फरवरी 2026 को दोपहर 3:45 एक समन्वय पीठ जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस अगस्टिन जाज मसीह के समक्ष सुनवाई के लिए तय था। आदेश बिंदु 2, सुश्री ऐश्वर्या भाटी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। बिंदु नंबर 3, उपरोक्त को देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया मुख्य एसएलपी और सभी संबंध मामलों को 19 मार्च 2026 को पुनः सूचीबद्ध रिलिस्ट किया जाए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से आदेश प्राप्त करने के बाद। अब इसमें देखो, तीनों चीजों को हमने पढ़ लिया। उच्च न्यायालय का आदेश भी हमने देख लिया, सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश देख लिया, और जो हमारी याचिका थी सुनील कुमार एंड अदर्स, हमने उसको भी देख लिया। अब इसके आधार पर इसका निष्कर्ष निकालने की हम केवल कोशिश कर रहे हैं, जिसकी संभावना है। सरकार की बात से क्या संकेत मिलता है? जब एएसजी कहती है सरकार मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, तो इसका आम मतलब होता है सरकार अपना स्टैंड तय कर रही है, हाल नीति पर विचार चल रहा है, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर काम हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है? कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, कोई स्टे नहीं दिया, कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है, सिर्फ अगली तारीख दी है 19 मार्च 2026। सुप्रीम कोर्ट में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि वह मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 तय कर दी है। राज्य सरकार क्या निष्कर्ष निकाल सकती है, इस पर एक नजर मारते हैं। पूरी भर्ती उल्टने से बचाने की रणनीति संभवतः सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। बड़े पैमाने पर चयन न उल्टे, पहले से नियुक्त शिक्षकों की रक्षा हो, प्रशासनिक अराजकता न हो। इसलिए सरकार संभवतः कोर्ट से कहेगी यदि त्रुटि है तो सीमित सुधार किया जाए। अब पॉइंट नंबर 2 इसमें क्या हो सकेगा? सरकार यह लाइन ले सकती है
कई साल बीत चुके हैं, लोग नौकरी कर रहे हैं, नई मेरिट से भारी विस्थापन होगा, इससे सरकार प्रोस्पेक्टिव लिमिटेड रिलीफ की मांग कर सकती है। अब इसका क्या मतलब होता है? यह एक कानूनी रणनीति होती है जिसमें सरकार कोर्ट से कहती है गलती मान भी लेता हूं, पुरानी नियुक्तियों को न छेड़ा जाए। उदाहरण मान लीजिए कोर्ट कहे ओवरलैपिंग सही से लागू नहीं हुआ, सरकार कह सकती है आगे की भर्ती में ठीक करेंगे, लेकिन जो पहले से शिक्षक बन चुके हैं उन्हें न हटाया जाए। लिमिटेड रिलीफ सीमित राहत सीमित दायरे में, मतलब केवल याचिकाकर्ताओं को लाभ या सीमित संख्या में सुधार या पूरी चयन प्रक्रिया रद्द नहीं। उदाहरण, केवल कोर्ट आने वाले अभ्यर्थियों को लाभ या कुछ सीटों का समायोजन या आंशिक पुनरीक्षण की मांग सरकार कर सकती है। सरकार ऐसा क्यों मांगती है? सरकार आमतौर पर यह तर्क देती है हजारों लोग नौकरी कर रहे हैं, कई साल बीत चुके हैं, पूरी सूची उल्टने से अव्यवस्था होगी, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी, इसलिए इक्वलिटी के आधार पर सीमित राहत मांगी जाती है। ओवरलैपिंग को भी तकनीकी विवाद बताना, सरकार यह भी कह सकती है कि नियमों की अलग अलग व्याख्या संभव, जानबूझकर गलती नहीं की है, प्रक्रिया बोनाफाइड थी, इससे हाईकोर्ट आदेश को नरम करने की कोशिश होगी। नए याचियों पर सीमा लगाने की कोशिश, क्रिया को फाइनलिटी मिले। सुप्रीम कोर्ट 19/3/2026 को क्या कर सकता है, इस पर भी एक नजर डालती हूँ। सबसे अधिक व्यवहारिक संभावना, कोर्ट यह कह सकता है ओवरलैपिंग सिद्धांत सही है पर पूरी भर्ती नहीं उल्टेगी, केवल प्रभावित याचियों को राहत या सीमित पुनरीक्षण। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अक्सर आरक्षण में गंभीर त्रुटि ओवरलैपिंग स्पष्ट रूप से गलत, तो कोर्ट कह सकता है संशोधित सूची बनाओ, नियम लागू करो। लेकिन तब भी कोर्ट आमतौर पर कार्यरत लोगों को कुछ सुरक्षा देता है। 19 मार्च को अंतिम फैसला नजर मारते हैं। यदि उसी दिन फाइनल जजमेंट की कम संभावना है, विस्तृत सुनवाई दिशा अधिक संभावना है, सरकार का स्टैंड रिकॉर्ड होगा, मामला फाइनल हियरिंग की ओर बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर ये 5 स्टैंड लगाता है। क्या नियम का उल्लंघन हुआ? क्या याचियों को अधिकार प्रभावित? क्या नॉन पिटिशनर्स को भारी नुकसान होगा? क्या देरी अत्यधिक है? क्या संतुलन संभव है? अंतिम फैसला इन्हीं पर टिका होगा। मामला अब पूरी तरह बैलेंस ऑफ इक्विटीज पर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा रास्ता निकाल सकता है जिससे आरक्षण का सिद्धांत भी बचे और बड़े पैमाने पर नियुक्त शिक्षक भी प्रभावित न हो। अपने अनुमान के अनुसार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अब तक के निर्णयों के अनुसार एक अपना विचार आपके सामने रखा है। यदि ऐसा होता है तो एक बीच का रास्ता निकल सकता है। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।